ओके, TIFR 2010। विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, उसके पास कितने जनरेटर होंगे। तो हमें पता है दुनिया का हर साइक्लिक सब ग्रुप वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, या तो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा या तो जेड एन के। अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है तो वो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर जी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, तो जेड एन की आइसोमॉर्फिक होगा। और यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 है, तो इस केस में मेरा जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ऑर्डर 60 है तो जेड 60 के। और हमें पता है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zn या इन Zn इज इक्वल टू 5n। ये हो गया, दैट इज 5 ऑफ 60। और 5 ऑफ 60 को जस्ट सॉल्व करिए तो 5 60 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। दे आर प्राइम नंबर्स, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 3। आइलर 5 फंक्शन की जस्ट प्रॉपर्टी, और इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 5 या 4, मतलब नंबर लेस देन इक्वल टू 4 एंड को प्राइम टू 4, दैट इज 2 आएगा। 4 से को प्राइम नंबर्स कौन है, एक 1 होगा, 2 जो है नहीं आएगा, एक 3 होगा। तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो 4 के को प्राइम है, और ये प्राइम नंबर्स हैं तो सीधा इनको p माइनस 5 ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1। तो ये क्या है, 3 लिखेंगे तो 2 3 माइनस 1, 5 लिखेंगे तो इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो आंसर आपका निकल के आया 16। तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया, खुश हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा फॉल्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक। क्या ये बात हमेशा सही होगी, ये हमें देखना है। एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिंग, ये तो देखें, अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने आपको एक लिमिट बताई थी, टेबल लिखवाया था ऑर्डर 21 तक। मैंने कहा था कि ऑर्डर 21 तक आपको टेबल मस्ट भी याद होना चाहिए। तो अगर कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 14 है और साइक्लिक है, तो वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक, सॉरी, कोई भी एबिलियन ग्रुप, पहले एबिलियन छोड़ दीजिए, बोल रहा है कोई भी ग्रुप अगर ऑर्डर 14 का है तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म इसके पास दो चॉइस होती है। क्या होगा, या तो वो Z14 होगा, या तो एक नॉन एबिलियन की चॉइस होती है। केवल दो ही चॉइस होती है, एक एबिलियन जो कि Z14 होगा, एक नॉन एबिलियन की चॉइस रखता है। नॉन एबिलियन भी मैं लिखवा सकता हूँ, वो D7 होगा, बट मैं हम लोग ज़्यादा करके इंटरेस्टेड होते हैं कि एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन की। अगर 27 तक है तो 27 के लिए भी दो चॉइसेस होती हैं, एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन। एबिलियन में Z21 आएगा और एक नॉन एबिलियन आता है। अब ये कौन सा नॉन एबिलियन आता है वो भी मैं लिखवा सकता हूँ, बट जाने दीजिए, वो आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। ये हो गया। तो आप आइए पहले बी और सी पर देख लेते हैं कि एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक। तो यहाँ पर ग्रुप बोला है कि ऑर्डर 14 में तो आप दो चॉइस दे रहे हो, Z14 और नॉन, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एबिलियन ग्रुप है तब, तो मतलब नॉन एबिलियन यहाँ से कट कर दो, यहाँ पर भी एबिलियन ग्रुप बोला है, नॉन एबिलियन। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, ओनली Z14 के, और वो क्या है, साइक्लिक है। तो एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक, ये बात सही है, ये ट्रू है। यहाँ पर भी आइसोमॉर्फिक टू Z20 हो जाए तो एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 ये साइक्लिक है। तो जो आपके टेबल के रेंज थे वहां से इजिली सॉल्व हो गया। चले अब आ गए ऑर्डर 30, और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब आइए ऑर्डर 30 की बात की जाए, तो अगर आप 30 को ओपन करोगे तो ये 2 इंटू 3 3 दूनी 6 5 ये लिखा जाएगा। तो हमें एक चीज, एक थ्योरम पता है जो फाइनाइट ग्रुप पे बोला गया है। फाइनाइट ग्रुप पे बोला गया है कि अगर कोई भी ग्रुप क्या है, अबिलियन है और फाइनाइट है, तो अगर कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड करता है तो उसके पास उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट होता है। चलें, जैसे ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 है, तो थ्योरम क्या बोलता है, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G then implies that G has subgroup isomorphic to
जेड पी, या ऐसा बोला जाता है कि जी है सब ग्रुप, आई जी है द सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। ये हमने किया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर देखें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है एंड 5 भी प्राइम है। तो यहाँ से हमें क्या सामने निकल के आता है, जी हैज सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z2, G has subgroup isomorphic to Z3 and G has subgroup isomorphic to Z5। तो अगर इसके सारे के सारे सब ग्रुप है तो हमें एक चीज पता है कि अगर कोई भी ग्रुप है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी सब ग्रुप बना लेगा ग्रुप का। अगर वो सब ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, ये फिर क्या बना लेगा, एक सब ग्रुप सॉरी एक सब ग्रुप बना लेगा किसका, बट ये सब ग्रुप क्या होंगे, इज नथिंग बट ये प्राइम्स हैं, आपस में को प्राइम है, तो ये सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, 2 × 3 × 5, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z30। तो यहाँ से हमें एक चीज की गारंटी मिल गई कि कोई भी अगर एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 30 का, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से यही एक चॉइस मिलेगी जो हमने लिखा है Z2 क्रॉस Z3। ये एबिलियन के केस में मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ, एबिलियन के केस में। तो यहाँ से आपको ये मिल गया क्योंकि वो थ्योरम जो है एबिलियन के लिए लगाया हुआ है। तो Z2 क्रॉस Z3 ये भी आइसोमॉर्फिक टू Z3। तो यहाँ से भी हमें मिल गया कि एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज साइक्लिक। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। तो 3 ट्रू हो गए, हमें फॉल्स वाला सिलेक्ट करना है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, अब क्यों है वो अभी बताया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी पे मैं जरा गौर करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो सीलो का यूज करके यहाँ पे साइलो बड़ा मस्त काम करता है, पूरी डिटेल आधे घंटे डिस्कस करने में लगेगा, ये प्रूव करने में कि और ये क्या है, एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, पूरी चीड़ फाड़ ऑपरेशन उसका साइलो का यूज करके अप्लाई होता है। बट साइलो वाले आप लेक्चर में देखोगे तो वहाँ पे इसको फुल डिटेल में डिस्कस किया गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CSIR में भी, TIFR में भी। ये एक इवन आपको ये भी प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है कि क्या अगर कोई भी ग्रुप है ऑर्डर 30 का, देन प्रूव दैट इज हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। ये और पूरा का पूरा आपको स्टाइलो का यूज करना पड़ता है, बहुत बड़ा एनालिसिस है, आधा घंटा तो केवल यही प्रूव करने में लग जाता है। तो वहाँ के लेक्चर में आपको ये फुल डिटेल में मिलेगा, यहाँ के हिसाब से इतना ही। तो ये फॉल्स है। अब फॉल्स ये है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर तो जरूरी है कि साइक्लिक के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। तो देखें भाई, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये आपका लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3। तो जाहिर सी बात है कि हम ऑर्डर्स बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं। तो 2-3 तो मैं तुरंत बना के दिखा दूं। देखो Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3, सिंपल। ये भी ग्रुप क्या है, इसका ऑर्डर 27 है, बट ये क्या है, नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। इसी तरीके से एक ग्रुप और बना लीजिए, कौन सा, Z9 क्रॉस Z3, ये भी ग्रुप क्या है, एबिलियन है, लेकिन जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, ये नॉन साइक्लिक है। क्यों, क्योंकि 9 और 3 आर को प्राइम नहीं है। तो Zn क्रॉस Zm इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ m एंड n आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नहीं है तो बात खत्म हो गया। तो 2 क्वेश्चन आपके हैंडल हो जाते हैं यहाँ से। बल्कि जो है, हम तो इस बात से संतुष्ट नहीं कि ऑप्शन डी को इस तरह से छोड़ दिया जाए, बट सोल्यूशन को छोटा बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। नाराज ना होइए, क्यों, क्योंकि हमने फुल डिस्कस किया है साइलो वाले टॉपिक में। तो मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर ग्रुप थियरी में जाके देखेंगे तो लास्ट के 2-3 लेक्चर के अंदर जहाँ पे साइलो शुरू हुआ है वहाँ आपको ये 100% इवन लास्ट में ही मिलेगा, एकदम लास्ट में डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पे एकदम आनंद के साथ आप देख सकते हैं, पूरा एनालिसिस होगा, मतलब 30-40 मिनट तो केवल एक ही क्वेश्चन में लगा होगा। द लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 80 इज, तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लास्ट डिजिट के लिए हम लोग मॉडुलो 10 का यूज करते हैं, लास्ट 2 डिजिट के लिए मॉडुलो 100 का यूज करते हैं, लास्ट 3 डिजिट की। ऐसा क्यों होता है,
कि अगर लास्ट डिजिट पूछा जाए या लास्ट 2 डिजिट तो मॉडुलो 10 मॉडुलो 100 क्यों यूज किया जाता है। तो जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं 80 ले रहा हूँ, 88 ले रहा हूँ और हमसे पूछा जाए कि 88 का लास्ट डिजिट क्या है, तो जरा आप दिखाइए, इसको मैं इस कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 10 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने मॉडुलो 10 लिया तो 80 को जब डिवाइड किया तो ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर मैंने लिखा है। तो एक्चुअल में जो रिमाइंडर बच के आया मॉडुलो 10 पे वो लास्ट डिजिट ही निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9117 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं इसके लास्ट 2 डिजिट की बात करूँ तो जरा मॉडुलो 100 लगाइए। तो मॉडुलो 100 लगाने पे जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पर लिखा जाता है 70। तो मतलब बेसिकली हमें क्या है कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए आप उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो और 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच जाए वही आपका लास्ट डिजिट होता है। इसीलिए मॉडुलो 10 लास्ट 2 डिजिट के लिए मॉडुलो 100 और लास्ट 3 डिजिट के लिए मॉडुलो 1000 एंड सो ऑन यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक तरीका इसका क्या है, 2 की पावर 80। तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, यहीं से शुरुआत की जाती है मॉड 10। चलिए मेरा एम ये होता है कि यहाँ का नंबर जो है छोटा सा छोटा रखना, और अगर छोटा से छोटा रखने का मतलब वहां का नंबर या तो 1 रखिए -1। अगर 1 और -1 नहीं रख पा रहे हैं तो 2 और -2 रखिए। 2 और -2 नहीं रख पा रहे हैं तो 3 और -3 रखिए। मतलब छोटा सा छोटा रखने का प्रयास करिए। तो हमने ऑलरेडी छोटा सा छोटा रख लिया है क्योंकि शुरुआत यहीं से की गई है। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड, क्योंकि 2 यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो हम यहाँ पर पावर इस तरह से बढ़ाएंगे कि यहाँ का नंबर छोटा सा छोटा ही रह जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की पावर 4 करूँ, सॉरी 2 स्क्वायर करूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब करूँ तो यहाँ 8 आ जाएगा जो कि छोटा नंबर नहीं है। 2 की पावर 4 करूँ तो 16, यहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर 5 करोगे तो दोनों तरफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड 10 तो यस 2 आ जाएगा, अगेन 2 आ गया। तो मतलब 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 इज 32, और 32 को जब मॉडुलो 10 से रेड्यूस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गया मॉड 10 इम्प्लाइज दैट। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गया कि अगर हम इसकी पावर 5 कर दिए तो अगेन रिमाइंडर 2, अब ये रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब हम LHS में पावर 5 करते जाएं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो 2 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। सिंपल हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर दें, आइए इम्प्लाइज दैट। तो अगर मैं ये करना चाहूँ 2 की पावर, देखें ध्यान से, 2 की पावर 5 या इसकी पावर 5 कर दूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 मॉड 10। कई तरीका है, यही जो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ इतना ही नहीं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25 इज इक्वल टू 2 मॉड 10। यहाँ तक हो गया। अब जरा एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसका क्योंकि मुझे 2 की पावर 80 तक जाना है तो एक ये तरीका है, यहाँ से जा सकते थे, या एक आसान सा तरीका मैं ये बता सकता था क्या, चलो इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर दो तो मैं 5 तक जा सकता हूँ, या इसका क्यूब कर दो तो 75 तक आप पहुँच जाओगे। तो इसका क्यूब कर दो तो RHS में भी क्यूब होगा, दैट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो, मॉड की प्रॉपर्टी से, सॉरी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी में मॉड बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी से ये हो गया इम्प्लाइज दैट। तो ये हो गया 2 की पावर 75 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 दूनी 8 मॉड 10। यहाँ तक आपका हो गया। ये एरर मुझसे बहुत ज़्यादा होता है, टाइपिंग एरर, तो ये सब ध्यान देते रहेंगे। अभी तक आपके पास जो है कमी पड़ रही है। कमी किस चीज़ की पड़ रही है, वो है 5 पावर की पड़ रही है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू 2 की पावर 5। तो हम 2 की पावर 80 अचीव कर लिए। तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 इंटू, क्योंकि प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की, क्या, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B और C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n, और यहाँ पर भी मॉड n। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट करके, दैट इज A इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड मॉड n, ये लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि
ये हमने क्या यूज किया, 2 की पावर 75 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 10 एंड 2 की पावर सॉरी ये हो गया 2 की पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 5 मॉड 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, दैट इज मॉड 10। या तो ऐसे भी बोलते हो कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b है तो k a इज कॉन्ग्रुएंट टू k b, ये भी लिखा जाता है मॉड n। तो वो भी प्रॉपर्टी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, k से 2 की पावर 80 और 80 हो गया, और राइट हैंड साइड में 2 की पावर 5 ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 के, तो 8 इंटू 2 मॉड 10। अब देखो ये 16 हो गया, और 16 को जब 10 से रेड्यूस करोगे तो 6 आ जाएगा मॉड 10। तो आपका रिमाइंडर जो हमने बोला ये जो बचता है, अगर ये 10 से छोटा और पॉजिटिव नंबर है तो रिमाइंडर, कभी कभी यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाता है जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसको ही रिमाइंडर मत मान लीजिए, उसको आपको पॉजिटिव नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर की खास बात होती है वो 0 से लेके n से छोटा, तो यहाँ पे n से डिवाइड करें तो इससे छोटा और 0 तक, तो इसको पॉजिटिव है और 10 से छोटा है, तो यस ये डेफिनेटली रिमाइंडर है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, रिमाइंडर आपका जो है 6 आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी लग रहा है मुझे, देखते हैं ट्राई करके। चले शुरू कर दें। तो देखें इस तरह का कोई भी टर्म दिखे 1 अपॉन, जैसे इस तरह का कोई भी दिखे कंसिक्यूटिव टाइप का डिनोमिनेटर यहाँ पे, और ऊपर कोई फिक्स नंबर चलता हो, तो मैं तुरंत सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दें, मतलब इन सबको अलग कर दें, 1 और 2 को अलग कर दें, 2 और 3 को अलग कर दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग करना तो डायरेक्ट ऑब्जर्व करें, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन में आप अपना माइंड खराब करोगे। तो यहाँ पर देखो इसको हम तुरंत ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन 1 इंटू 2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है, इसको सॉल्व करके देखो तो यही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 1, एलसीएम लो 1 इंटू 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन, प्लस सेम इसको भी अगर लिखना चाहोगे तो ये 1 अपॉन 2 डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज आप उसको प्रॉपरली ब्रेक कर सकते हो, ये 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये डॉट 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 करके 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101। तो क्लियर कट देखो कि ये वाले जो बीच वाले अंदर वाले नंबर है सारे एक दूसरे को कैंसिल करते आ रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये कैंसिल, लास्ट में ये जो है इधर भी 1 अपॉन 100 आया होगा माइनस करके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में केवल और केवल 2 टर्म, इसीलिए मुझे अंदाजा था कि ये इजी क्वेश्चन हो सकता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 101, तो इसको सॉल्व करके अगर लिखोगे तो 100 अपॉन 101 आंसर आ गया। तो 100 अपॉन 101 कहीं दिया, अरे दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो ऑप्शन डी टिक कर देना है, नन ऑफ एबव। दिया होता तो वो टिक करते, तो बेचारे दिए ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ये कर दिया। अब आ जाते हैं हम क्या किसमें, ये क्वेश्चन में, एफ बी एन 1 ऑन 2 फंक्शन फ्रॉम एन इंटरवल 0 1 2, ठीक है। तो देखें ये क्वेश्चन कितना आसान सा है क्वेश्चन। चलो देखो, पहले ही बोला है कि 1 फंक्शन है, कहाँ से, फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू सेट ऑफ रियल नंबर। चलो कोई बात नहीं, हम 1 फंक्शन जो है डिफाइन कर सकते हैं टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर तक। तो हमें पता है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो आप हमें बताइए कि जब हम किसी अनकाउंटेबल फंक्शन से 1 फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का रेंज भी क्या आएगा, गारंटीड अनकाउंटेबल आएगा। तो हम ये बनाने जा रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हो, 0 1 से लेके r तक, तो और ये क्या है 1 फंक्शन है। 1 फंक्शन की खास बात क्या है कि यहाँ का एक एक एलिमेंट जो मैप होगा वो एक एक एलिमेंट से मैप होगा, तभी तो 1 बोला जाएगा। अगर कोई 2 एलिमेंट एक जगह मैप हो गया तो 1 नहीं कहा जाएगा, वो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा।
तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल लोग हैं तो इसके इमेज में भी अनकाउंटेबल लोग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा कि इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। जो ये सेट बनेगा गारंटीड अनकाउंटेबल बनेगा। अब इतना तो ये तो एकदम काउंटेबिलिटी का है, एकदम पूरा पक्का है। अब आपसे पूछ रहा है ऑप्शन आ जाइए, अब देख लीजिए। तो ये बोल रहा है कि एफ मस्ट बी ऑन टू। कौन सा सही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑन टू ही हो जाए, पूरा का पूरा आर कवर कर ले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, वन फंक्शन ऑन टू की तो कोई गारंटी नहीं देता ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को, यहाँ पे कंटिन्यूटी वंटिन्यूटी की भी कंडीशन नहीं है तो आप फ्रीली सोच सकते हैं, लेकिन ये बात 100% सही है कि इमेज ऑफ एफ अनकाउंटेबल होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लो तो यस ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। अगर 0 to 1 2 हम ले रहे हैं आर, तो इस केस में जो है इमेज ऑफ एफ क्या है इस फंक्शन के तहत, वो भी 0 1 ही बनेगा, क्लोज इंटरवल 0 1, विच इज सबसेट ऑफ आर, इवन प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ से आपको क्या मिला? ऑन टू नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आर पूरा का पूरा बाकी रह गया, आर का केवल एक सबसेट बना क्लोज 0 1 इमेज। तो ऑन टू की तो कोई गारंटी नहीं है। बट ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ये 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो एग्जाम्पल सोचना इजी था। तो पहला ऑप्शन आपका सफा चट हो गया। रेंज ऑफ एफ कंटेन अ रेशनल नंबर। चलो इस पे हम चर्चा बाद में, अच्छा हाँ चलो क्यों नहीं अभी कर लेते हैं ना। तो रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन अ रेशनल नंबर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको इमेज जो है अनकाउंटेबल बनाना है। तो अगर इमेज अनकाउंटेबल बनाना है तो हमें पता है कि रेशनल नंबर जो है अनकाउंटेबल होते हैं 0 और 1 में, और ये भी अनकाउंटेबल है, इरेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल है। तो मैं केवल और केवल इरेशनल नंबर का यूज करके इसकी इमेज अनकाउंटेबल बना सकता हूँ, केवल और केवल इरेशनल नंबर का। तो मतलब अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूं जो 1 1 बनाना हो, मतलब इमेज आपको अनकाउंटेबल रखना है, तो मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूं जिसके इमेज में केवल और केवल इरेशनल नंबर आ जाए। तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 बना लीजिए टू आर, और इसको क्या कर दीजिए, इरेशनल नंबर चाहिए ना, और फंक्शन को ऐसा डिफाइन कर दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इरेशनल नंबर हमेशा होना चाहिए √2, एक इरेशनल नंबर, एक एक्स ले लूँ, ये काम कर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आप इरेशनल नंबर ले लोगे तो ये रेशनल भी बनने का चांस रखेगा। इरेशनल इरेशनल, अच्छा एक इरेशनल नंबर यहाँ पर और ऐड कर देना, हो गया। अब आप x की चॉइस अगर इरेशनल रख रहे हो, ठीक है, यहाँ से तो हो सकता है ये रेशनल बन जाए, लेकिन √2 वहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगा, फिर से वो इसको इरेशनल बना देगा। और x की अगर चॉइस आप रेशनल ले रहे हो तो ये इरेशनल और ये इरेशनल इरेशनल आता रहेगा, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो दो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर डालने से ये फंक्शन क्या है, एकदम क्लियर कट, हमेशा इसका इमेज पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये फंक्शन आपका क्लियर कट 1 1 है, क्लियर कट 1 1 है, और इसके इमेज में क्या है, कंटेन्स ओनली इरेशनल नंबर, कंटेन्स ओनली इरेशनल। तो मतलब ये बोला था कि रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन अ रेशनल नंबर, तो ये भी बात असत्य है। रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन एन इरेशनल नंबर, ये बात में कितनी, अच्छा आइए हो जाएगा, कितना इजी है। अगर आप सी वाले में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये मान लो कि इफ रेंज ऑफ एफ नॉट कंटेन इरेशनल नंबर, इसके पास कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, कि रेंज ऑफ इमेज या रेंज में बोल रहा था एक ही बात है, तो इसके रेंज में अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो आप कभी भी इमेज को अनकाउंटेबल नहीं बना सकते। तो इंप्लाइज दैट इमेज ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ कैन नॉट बी
अनकाउंटेबल। क्यों, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। अनकाउंटेबल, अगर रेंज में इरेशनल नंबर आपने एक भी नहीं डाला है तो इसका मतलब क्या है कि, हाँ सॉरी, ऐसे और प्रॉपर तरीके से लिख दे, आपने ये मान लिया कि चलो लेट इफ रेंज ऑफ एफ नॉट कंटेन इरेशनल नंबर, तो इंप्लाई कर देगा क्या होगा, इमेज ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर्स, ओनली रेशनल। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि इमेज ऑफ एफ इज एट मोस्ट काउंटेबल, ज्यादा से ज्यादा ये काउंटेबल हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि फंक्शन जो है 0 1 से 1 1 डिफाइन किया गया है, तो इमेज जो है अनकाउंटेबल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये इंप्लाई कर देगा कॉन्ट्राडिक्शन। आपने रेंज, जैसे रेंज से इरेशनल नंबर गायब किया, इमेज जो है ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल हो सकता है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है आपका इसके, ये आपका यहाँ पे ट्रूथ है, इससे कॉन्ट्राडिक्शन आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन टू, किसके कॉन्ट्राडिक्शन, इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। तो हमारा यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग होने का मतलब, हमारा एजम्पशन क्या था कि ये जो है रेंज ऑफ नॉट कंटेन इरेशनल नंबर, रॉन्ग। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ, रेंज लिखिए या इमेज लिखिए, रेंज ऑफ एफ कंटेन्स इरेशनल नंबर, ये बात तो सत्य है, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको ट्रू करना ही करना होगा। अब बोला है कि रेंज ऑफ एफ मस्ट कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि आपने एक फंक्शन ऐसा बनाया है जिसमें क्या है, केवल और केवल इरेशनल नंबर है, उसकी इमेज में रेशनल नंबर है ही नहीं, वो यहाँ पर है। तो यही वाला एग्जाम्पल डी के लिए भी काम कर जाएगा। तो देखें कितने आराम से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हैंडल हो जाता है। तो देखें एकदम बड़े प्यार से, कोई तकलीफ हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। चलें आगे बढ़ा जाए। ये ऑटोमेटिक मिटाने वाला होता तो कितना मज़ा आ जाता, वो समझ लेता कि अब मिटाने वाला है तो खुद से ही मिटा देता। वाह, ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है भाई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन फॉर नेचुरल नंबर दिस एंड एक्स की वैल्यू दिस इज। चलो देखें, मैं इसमें कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा। आप अगर जाओगे या इसका सोल्यूशन खोजने जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आपको इसको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा है कि चीटिंग मेथड, मैं 2 मेथड बताता हूँ। एक चीटिंग मेथड होती है जो आपके क्वेश्चन और ऑप्शन को मिला के बताया जाता है, और चीटिंग मेथड आप लोग जानते हैं। लेकिन चीटिंग मेथड जो है, मैं बोलता हूँ ये आप उसके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बेईमानी करने जैसा होता है। चीटिंग मेथड आप केवल और केवल समय बचाने के लिए एग्जाम में यूज करें, बट उसके अलावा आप पढ़ रहे तो आपके पास भरपूर टाइम है, तो उसका चीड़-फाड़ करना सीखें इन जनरल। तो अगर यही क्वेश्चन ऑप्शंस को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। टफ क्या हो जाएगा, एनबीएचएम ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इज, और यहाँ पर इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डाल देता है। तो ले अब इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखिए, ऑप्शन होता है तो आप चीटिंग कर लेते हैं। अच्छा आइए, तो पहला मेथड मैं आपको चीटिंग मेथड से सिखाऊंगा। चीटिंग मेथड, तो चीटिंग मेथड में क्या होता है, यही जो n दिया हुआ है, n वाला झुंझुना वो आप फिक्स कर लेते हो। तो चीटिंग मेथड में देखो, n इज इक्वल टू 1 के लिए करूंगा तो 1 2 3 एग्जाम हो सकता है, 3 ऑप्शन गलत हो जाए। अब जैसे ही 3 ऑप्शन गलत हो गया n इक्वल टू 1 के लिए, तो दनादन एक ऑप्शन ट्रू होगा, बस वही टिक मार के बिना चेक किए। इसको बोलते हैं चीटिंग मेथड। तो अगर n इक्वल टू 1 लोगे तो आपके पास एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स। मतलब इस एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कब, जब x की वैल्यू 0 to 1 हो। ये वो सब चीज़ें आपके माइंड में अंदर बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं। तो ये एफ एक्स को अगर सॉल्व करोगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आपको मिल गया x इज इक्वल टू 1/2। तो आप देखो x इज इक्वल टू 1/2 या तो आपका मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, डबल डेरिवेटिव डिसाइड करता है कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। बट मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप डबल डेरिवेटिव निकालिए। उसका रीज़न क्या है, अगर क्वेश्चन में इसने मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया और पॉइंट एक ही मिला है तो जाहिर सी बात है यही पॉइंट जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हो, तसल्ली नहीं हो, तो आइए हम देख लेते हैं डबल डेरिवेटिव निकाल के। तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो एफ डबल डैश एफ डैश एक्स आपके पास यहाँ पर है, एफ डैश एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा -2। तो आप देख रहे हो तो ये क्या इंप्लाइज दैट एफ डबल डैश 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू -1/2, दैट इज नेगेटिव। और नेगेटिव आते ही आप क्या बोल दोगे, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या आप बोलते हो लोकल मैक्सिमा। तो मैं ग्लोबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है, तो उसी को लोकल मैक्सिमा बोलो या ग्लोबल मैक्सिमा बोलो, एक ही बात है। एक से ज़्यादा पॉइंट अगर मैक्सिमा के आते तो उनमें कंपेयर किया जाता, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा देता वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा बोला जाता, अदरवाइज वो लोग लोकल मैक्सिमा बोले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, जो भी बोल दो एक ही चीज़ है। तो ये आपके पास हो गया। अब इसको फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमा पॉइंट नहीं पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1/2 हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ fx वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू f ऑफ 1/2। अब f ऑफ 1/2 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 की ये हो जाएगा, दैट इज 1/4। चलो अब n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2 आएगा, गलत। 1/3 है, गलत। 1/, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए 1/4 है, तो ऑप्शन डी एकदम परफेक्टली सही है। लेकिन ये तो हो गया चीटिंग मेथड। अब NBHM ये ऑप्शन को उड़ा देता और जनरलाइज पूछता, तब आप फंस जाते। तो आए ना, मेरा इंटरेस्ट हमारा देखेंगे, आप लेक्चर देखेंगे। मैंने कहीं भी, मैं काउंटर इस्तेमाल करना कम पसंद करता हूँ, पूरी थियरी के साथ। तो पूरी थियरी के साथ ये क्वेश्चन हैंडल किया जाएगा। चले आइए पहले हम फंक्शन लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n 1 माइनस x की पावर n। तो सबसे पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। तो चलें यहाँ पे एकदम स्टेप वाइज स्टेप। क्रिटिकल पॉइंट्स, ये मैं स्पेलिंग मेरा बहुत एकदम झंड हो जाता है लिखते समय, तो आप ध्यान देते रहिएगा। ये क्या है पता नहीं, स्पेलिंग का क्या हाल हो गया है, मेरे से एक भी नहीं लिखा जाता, सिंपल स्पेलिंग नहीं आती। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो f डैश x इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 0। तो f इसका डेरिवेटिव जरा निकालो। तो इसका अगर डेरिवेटिव लिखने जाओगे तो ये है इसका डेरिवेटिव और इसको एज इट इज रखेंगे तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, इसको एज इट इज रखा 1 माइनस x की पावर n। फिर अगला जो है लिखेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको एज इट इज रखेंगे। तो इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कुछ साइन में बदलाव आए, हालांकि यहाँ पर प्लस आएगा। चलो मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। तो x की पावर n और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा आपका n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और अंदर का अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। तो कुल मिला के आपका डेरिवेटिव ये आ गया, इम्प्लाइज दैट n x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ पे ले लिया, n को मैं बाहर ले लूँ तो n x की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट। अच्छा, इसमें से जो चीज़ें कॉमन है उन चीज़ों को अगर कॉमन लिया जाए तो आप देखोगे n जो है दोनों जगह कॉमन है, तो n को बाहर ले लिया,
एक्स की पावर एन माइनस वन, यस कॉमन है तो एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया। इसमें भी अरे ये ब्रैकेट अंदर, ये एन कहाँ से उछल गया अंदर, जबरदस्ती एन अंदर पहुंच गया, ये तो बड़ा डेंजर चीज है। यहां से वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन है, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से एन उड़ के बाहर आया, ये आया, यहाँ से एक बचा वन माइनस एक्स का एक फैक्टर बचा, यहाँ से एन बाहर चला गया है, एक्स की पावर एन माइनस वन बाहर गया है, तो यहाँ पर माइनस एक्स बचा, और ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज दैट एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ब्रैकेट के अंदर आपका वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो है। वाह, तो अगर इज इक्वल टू जीरो है, अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो यहां से हमें जो है x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको अगर सॉल्व करने जाओ तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ सकती है, x इज इक्वल टू जीरो आ सकता है, चाहे तो ये फैक्टर जीरो हो, चाहे ये फैक्टर जीरो हो, या ये n आपका तो जीरो होगा नहीं, तो ये फैक्टर जीरो हो सकता है, ये फैक्टर जीरो हो सकता है, ये फैक्टर जीरो हो सकता है, तो x इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको आप सॉल्व करने जाओ तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। इसको अगर सॉल्व करने जाओ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन बाई टू। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, मतलब यही पॉइंट्स जो है आपका क्या बनेगा, मैक्स बनेगा या मिन बनेगा। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट मैक्स बनेगा और कौन सा पॉइंट मिक्स बनेगा। तो एक बार ये डिसाइड हो गया कि कौन सा मैक्स बनेगा, तो वही पॉइंट को हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करने के लिए डबल डेरिवेटिव यूज करना होता है। चलो डबल डेरिवेटिव हमसे यूज करवा रहा है, तो डबल डेरिवेटिव में सारे के सारे पॉइंट्स को आपको पुट करना है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। अच्छा, मैं डबल डेरिवेटिव का बिना यूज किए भी बता सकता हूं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, लेकिन पहले प्रॉपर मेथड, फिर उसके बाद मैं उसको शॉर्ट बना दूंगा। लेकिन शॉर्ट अभी बोल दूंगा तो आप वीडियो स्किप कर दे जाइए, आगे वाला मेरा मेहनत नहीं देखिएगा। हमें तो मेहनत दिखा रहे हैं हम अपना ना, नाराज मत होइएगा। तो आइए, हम मेहनत कराने में विश्वास रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। चलो नाउ एफ डैश एक्स आप पहले लिख लो एक बार ताकि कंफ्यूजन हो। एफ डैश एक्स आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए या इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट जैसा आ गया तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, ये करूँगा ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन, वेट वेट वेट, नीचे वाला यूज कर ले तो ज़्यादा, वो सिस्टमेटिक जो लिखा हो उसको यूज करना है, सिस्टमेटिक नीचे वाला स्टेप लिखा है। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स की पावर एन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो सिंपली सॉल्व करने का मतलब जानते हैं क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो पहला स्टेप अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये n हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n माइनस वन आ जाएगा, और x की पावर, बैटरी लो, x पावर n माइनस वन। अब यहाँ से थोड़ा आवाज़ की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाएगी, जब चार्जिंग पे कंप्यूटर चलता है तो किर 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 करने लगता है। चलें वो एडिटिंग में जितना सही करेंगे। देखो नॉलेज पे फोकस रहेगा तो किरकिराहट आपको नहीं इरिटेट करेगा। अब आप फैशन वाले हैं तो भाई क्या बोले आपके लिए। एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, ये आपने यहाँ तक कर लिया, इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन। अब ये वाला आपने ये इसको किया, इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये n तो रहेगा ही, इसका n आएगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका माइनस वन आएगा,
तो यहाँ पे प्लस का माइनस कर दिया है ऑलरेडी थोड़ा एडवांस तरीके से, x की पावर n माइनस वन, और ये 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो मैं इधर का डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि डेरिवेटिव करना आता है आपको। अरे अरे डेरिवेटिव मैं ही ये क्या उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ, ये भी देखें गड़बड़ा जाता है कभी कभी। तो अगला टर्म हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, माइनस एन स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन आएगा यहाँ पे x की पावर n, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस। कृपया इसको वेरीफाई कर लेंगे अपने तरीके से, मेरे हिसाब से ये मैंने सही किया है। अब जब डबल डेरिवेटिव आ गया तो इन सारे पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये कौन सा पॉइंट है। तो आप हमें बताइए कि जब आप f डबल डैश जीरो निकालोगे तो ये आ जाएगा जीरो, जब आप f डबल डैश वन निकालोगे तो ये आ जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि हर फैक्टर में जीरो रखने पे हर फैक्टर में x है, तो हर फैक्टर में x है तो भाई टाटा बाय बाय। वन रखोगे तो हर फैक्टर में वन माइनस एक्स है तो जीरो दे देगा वो। तो यहां से हमें क्या मिला? नो कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो नो कंक्लूजन। लेकिन नो कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है, नो कंक्लूजन का मतलब ये है कि ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा, बन सकता है। हमने सैडल पॉइंट अभी नहीं चेक करा है, याद रखें, ठीक है। सैडल पॉइंट इतने जल्दी कंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे नो कंक्लूजन आता है तो आपको क्या करना होता है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना होता है, और थर्ड डेरिवेटिव से अगेन थर्ड डेरिवेटिव को जीरो पुट करना होता है। फिर वहां से नया सोल्यूशन आता है, फिर उन नए सोल्यूशन के फोर्थ डेरिवेटिव में रखते हैं, तो वहां से फिर से कंक्लूजन निकालना होता है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो बोलते हैं मिनिमा है, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है। अगर वहां भी अगर जीरो आ गया तो वहां पर भी नो कंक्लूजन। फिर क्या करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल के जीरो रखते हैं, फिर वहां से सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा उसको सिक्स्थ डेरिवेटिव में, ऐसे तब तक चलेगा जब तक आप कोई कंक्लूजन पे ना पहुंच जाओ, और हो सकता है लास्ट में जाते जाते वो सैडल पॉइंट बन जाए। तो यहाँ पे नो कंक्लूजन। अब आप कहोगे कि वो nth डेरिवेटिव है तो हम कितना डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम उसका एनालिसिस करवा रहे हैं ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो आइए f डबल डैश ये हो गया। अभी आपके पास 1/2 है, तो अगर आप f डबल डैश 1/2 निकालो तो f डबल डैश 1/2, तो जहां जहां आपका x है वहां पे 1/2 रख दो, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 की पावर n माइनस टू, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो दैट इज 1/2 की पावर n माइनस n स्क्वायर, फिर 1/2 की पावर n माइनस वन, 1/2 की पावर n माइनस वन, और ये हो गया। फिर यहाँ पर आ गया माइनस n स्क्वायर, 1/2 की पावर n माइनस वन, फिर 1/2 की पावर n माइनस वन, अगला n माइनस वन, फिर 1/2 की पावर n, एंड 1/2 की पावर n माइनस टू। ये हमने सॉल्व कर दिया। बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं हम, बाकी और भी चीज़ें एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड है। अभी देखें कि एक एक चीज़ आपको हर तरीके से सोचना बताए। ये एक प्रॉपर मेथड में करा रहा हूँ, हालांकि आपकी एनालिसिस अच्छी हो तो डबल डेरिवेटिव निकालने की ही ज़रूरत नहीं थी, वहीं से आप मूव कर जाते और आंसर तुरंत आ जाता, लेकिन उसके लिए भी बातें बोलेंगे, पहले प्रॉपर मेथड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो n माइनस वन आपने लिख लिया, तो 1/2 बेस सेम है, तो ऊपर करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो 1/2 की पावर n प्लस, तो 2n माइनस टू आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 n प्लस n 2n माइनस टू, तो ये भी 2n माइनस टू आ जाएगा। नीचे वाला सॉल्व करोगे तो माइनस n स्क्वायर, ये भी 1/2 की पावर 2n माइनस टू, हर जगह 2n माइनस टू ही आ रहा है क्या, प्लस
एन एन माइनस वन, 1/2 की पावर, ये 2n-2 है, हर जगह 2n-2 आएगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 की पावर 2n-2 ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, यहाँ से सॉल्व करें। अच्छा, मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ भाई, ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, तो चलो कोई बात नहीं, हम ओपन कर ले तो मुझे लग रहा है ज़्यादा फायदा होगा। तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से आपको माइनस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। तो कुछ कैंसिल होता हुआ शायद दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको आंसर मिलेगा -2n, 1/2 की पावर 2n-2। और आप ध्यान से देखिए, ये नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका कोई भी पॉजिटिव पावर या कोई भी पावर आप चढ़ा लोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इतना नंबर आपका पॉजिटिव है, उसमें माइनस से डिवाइड की मल्टीप्लाई है, तो ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर है। तो ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या सिंपल लैंग्वेज में मैक्सिमा, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लोकल फोकल नहीं लगाते हैं। माइंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है कि लोग मैक्सिमा में जो सबसे मैक्सिमा होगा उसी को हम मैक्सिमम बोल देंगे, ठीक है, सुप्रीमम बोल देंगे, वो अलग बात है। तो ये क्या है, 1/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब रहा कि दो जन में अभी भी लड़ाई है, आपने यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दिया है, बिना कंक्लूजन दिए आप ये नहीं बोल सकते कि 1/2 पे ही मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन आप पहले इतना तो गारंटी दीजिए होगा। अब ये थोड़ी है कि हम एन डेरिवेटिव, एन पता नहीं कितना बड़ा है, 700 करोड़ बार, 800 करोड़ बार लगे डेरिवेटिव ही करने लगे हैं, तो पूरी जिंदगी डेरिवेटिव करते रहेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आए, एक चीज हम आपसे बोलना चाह रहे थे कि डबल डेरिवेटिव पे नो कंक्लूजन आपने डबल डेरिवेटिव करके निकाला है ना, हम तो ऐसे ही बोल देते कि डबल डेरिवेटिव पे इन और इसके पॉइंट पे कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इवन एन डेरिवेटिव तक जाओगे तब तक कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीरो का ऑर्डर है, मतलब x इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर कितना है, n है। यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 1 का है वो ऑर्डर कितना है, मतलब 0 इज 0 ऑफ ऑर्डर n, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। तो ऑर्डर n का मतलब क्या होता है कि आप पहली बार ये नॉन जीरो कब देगा, nth डेरिवेटिव पे, ठीक है ना। तो मतलब n-1 डेरिवेटिव तक तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, वो लोग हमेशा जीरो जीरो आता रहेगा, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश में भी जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, एफ ट्रिपल डैश में 1 डालोगे तब भी। फोर्थ डेरिवेटिव में n तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, n-1 तक, उसके बाद वो नॉन जीरो देने की चांस रखता है, संभावना रखता है, ठीक है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, कब तक, n-1 तक तो ये लोग जीरो ही देते रहेंगे, तो वहां तक इनका कंक्लूजन मिलने का कोई चांस नहीं। उसके बाद, लेकिन मैं इतना लंबा प्रोसीजर में मैं नहीं जानता, मैं ये भी मेथड से करवा दूंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। मैं आपको देखो क्या बोलने वाला हूं, आपने ये पकड़ा ना कि x इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमा है, चलो हमने मान लिया, तो चलो एक मैक्सिमा तो मिल जाएगा, अगर हम 1/2 को फंक्शन में रखें तो एक मैक्सिमा मिल जाएगा, अब चाहे वो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा हो या कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, हमें नहीं पता, एक पीक तो मिल जाएगा। अब आते हैं, लेकिन एक चीज हमें बताइए, ये तो है, लेकिन डायरेक्ट जरा पुट करिए, सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, आप फंक्शन में अगर 0 डाल दीजिए तो डायरेक्टली 0 है, और फंक्शन में 1 डाल दीजिए तो डायरेक्टली 0 है। और आप ये श्योर हो जाइए कि 1 0 पे 0 वैल्यू आ रही 1, लेकिन 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, क्लियर कट दिख रहा है। तो कंक्लूजन निकल गया ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, बट क्लियरली आप अच्छे से लिख लेंगे, f ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिल गया, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2 ही जो है हमारा मैक्सिमम इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हियर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ पे लिख दीजिए,
लोकल मैक्सिमा से हट के अब मैक्सिमा हो गया, ये बात कंफर्म हो गई। और ये बात जब कंफर्म हो गई तो आइए मैक्सिमम वैल्यू निकल दिया जाए। देयरफॉर मैक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2। और जैसे ही एफ ऑफ 1/2 उसमें पुट करोगे तो 1/2 की पावर n, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 की पावर n, दैट इज इक्वल टू 1/2 ये कर लोगे तो ये खत्म, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 की पावर n प्लस n 2n। तो इस 2n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 की पावर n आ गई। तो आपका फाइनल आंसर देखो 1/4। कितना आराम से और कितना स्टैंडर्ड तरीके से, इसे कहते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब ये नहीं कि चीटिंग पीटिंग करके कर रहे हैं, वो चीटिंग मेथड में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता। तो यही बात है, आप जरा लेक्चर्स देखें, अगर आप ईमानदारी से, अगर मैं ना बात कर रहा हूँ तो बोले, हम हर क्वेश्चन को जो है चीड़ फाड़ करवा के कराते हैं। बाद में चीटिंग मेथड भी करवाते हैं, वो इसलिए कि उसकी भी आदत बनी रहे। एग्जाम में तो टाइम बताना है, एग्जाम में नॉलेज दिखाने लग जाइएगा, वहाँ पर एग्जामिनर थोड़ी देखा बैठ रहा है देखने के लिए आपका नॉलेज। आपको वो केवल वहाँ पर ये देखना है कि आपने आंसर सही टिक किया है, टिक आप चाहे जैसे किया हो, भगवान का नाम लेके किया हो, चीटिंग मेथड से किया हो, चाहे किसी से पूछ के किया हो, चाहे आपने उसको 1 घंटे तक रफ पे इधर उधर अपने मेहनत से किया हो, वहाँ पे मैटर नहीं करता। तो वहाँ पर तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना होता है। चले अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब मॉड वोड में आता है, जैसे खास करके NBHM और TIFR जो है मॉड वोड में क्वेश्चन पूछता है कि मॉड में डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, ये बताइए, वो बताइए। चलो शुरू कर देते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ओहो 7th क्वेश्चन, 8 में मैं तुरंत डायरेक्ट उछल के 8 में पहुंच गया। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप अगर ध्यान दोगे तो ये 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, 9th या 10th स्टैंडर्ड में। जब वहाँ पे हम रेडिकल्स पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि इस ये नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर। तो जस्ट वही है। अब ये बोल रहा है कि द सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू, तो ये क्वेश्चन बढ़िया नहीं है। ये क्वेश्चन बढ़िया तब होता है जब आपको ये सीक्वेंस दिया होता और पूछता दिस सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज ऑक्सिलेटरी, उसका सुप्रीमम, मतलब दुनिया भर की चीजें, सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये वो, तब ये क्वेश्चन मजा होता। उसने पहले ही दे दिया है कि सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंस टू, तो मतलब आप हर चीज के लिए श्योर हो गए क्या, अगर कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड भी होगा। जब उसने बोला ही है कि कॉन्वर्जेंस टू और चारों के चारों पॉइंट दिया है, मतलब एक जगह वो कॉन्वर्जेंट हो रहा है, क्वेश्चन ही आपको इतना हिंट कर दिया, तो ये सीक्वेंस अपने आप में बाउंडेड भी हो गया। लेकिन हमारा, मैं तो आपको क्वेश्चन और टफ बना के दे दिया ना, कि आपको केवल ये सीक्वेंस देता और पूछता ये सीक्वेंस क्या बाउंडेड है, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सिलेटरी है, कॉन्वर्जेंट टू, इफ कॉन्वर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट टू दिस और कॉन्वर्जेंट टू दिस, ऐसे ऐसे लिख देता, तब टफ पड़ जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे थियरी में जो है कवर किए हैं, और मुझे जहां तक याद है शायद यही ये भी क्वेश्चन भी कवर किया गया है। नहीं किया है तो इस तरह का क्वेश्चन तो 100% किया, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया गया है कि कैसे इस क्वेश्चन को, तो वो लेंदी है, वहाँ पे आपको बाउंडेडनेस प्रूफ करवाया गया होगा, फिर दुनिया भर की ये, फिर उसके बाद लिमिट वूमिट ऐसे ऐसे करके जनरलाइज करके इधर उधर टर्म्स कैंसल वैंसल करके बहुत सारी चीजें करके करवाई गई है। लेकिन यहाँ पे जब इसने बोल ही दिया है कि कॉन्वर्जेंट है, तो भाई मैं इसमें लड़ाई नहीं लड़ने जाऊंगा, मैं जस्ट इसका सिंपल तरीका बता दूंगा। क्या है कि चले ये बोल रहा है कि सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, तो इस सीक्वेंस का पहला टर्म आपका ये x1 है, दूसरा टर्म x2 है, या a1 a2 जो भी बोल लीजिए, a1 है a2 है, जैसा लिखना पसंद करते हो आप लिख लीजिए। ये आपका तीसरा टर्म है a3 है, तो ऐसे ही डॉट a3 है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आ जाइए। तो चलो इसको लिखने का तरीका क्या है जरा देखिए। a1 इज इक्वल टू आपका √7 है, a2 आपका क्या है जरा आप ध्यान दीजिए, √7 के अंदर √7 है, और ये √7 आपका क्या है a1 है, तो a2 आपका कैसे लिखा गया है √7 प्लस a1। इसी तरीके से अगर a3 लिखने जाओगे तो a3 आपका नथिंग बट क्या है, ये है 7
प्लस रूट 7 प्लस रूट के अंदर रूट, बताइए रूट के अंदर रूट, डब्बे के अंदर डब्बा। तो ये आपका क्या है, इतना वैल्यू, ये वैल्यू आपने लिखा हुआ है, ये A2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस A2। तो आपको पता है इसी तरीके से अगर आप लिखते जाओगे तो AN इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये लास्ट में 7 प्लस AN-1। इसी तरीके से ये पता है। अब हमें एक चीज दिया गया है कि क्या है कि ये जो है सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। तो अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो हमें पता है कि उसके सारे के सारे सब सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होंगे और टू द सेम लिमिट पॉइंट। तो गिवन दैट कि AN इज कॉन्वर्जेंट, तो हम मान लेते हैं लेट AN इज कॉन्वर्जेस टू पॉइंट A। तो देयरफॉर ये AN-1 ये सब सीक्वेंस ये भी कहाँ पे कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, A पे। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे इस पे तो आइए देयरफॉर लिमिट AN डायरेक्ट, क्योंकि हम इस क्वेश्चन की ब्यूटी उसने इजी बना के पूछा है तो हम उसी हिसाब से कर दे रहे हैं। अब लेक्चर में यार जनरलाइज पूछा होता तब करने में मजा आता ना, हम बाउंडेड साउंडेड सब प्रूफ करते एकदम बढ़िया से और तरीके से किया जाता, वो एनालिसिस करने में मजा आता है। चलें, तो ये हो जाएगा लिमिट 7 AN-1। हमें पता है लिमिट ऑफ AN क्या है, A है, और ये क्या है लिमिट 7 प्लस AN-1। तो यहाँ पर लिमिट लगेगा तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस A। बस इसी को सॉल्व कर लेना है और इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस A, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर माइनस A माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो A की वैल्यू जो भी आए सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी A की वैल्यू आएगी वो आप लिख लोगे। अब आपके अंदर एक सवाल उठेगा, सवाल क्या उठेगा, A की 2 वैल्यू आई तो कौन सा वैल्यू लेना होगा, ये सब लॉजिक वाली बात है ना। आइए जरा चलो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कितने लोग इसी में गड़बड़ा जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी मतलब प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर मतलब 49 4AC, ये कितना आ जाएगा मुझे पता नहीं, यहाँ पे रूट करके कुछ आएगा। तो बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर मतलब 20 माइनस 4AC 4 ये जो भी आए सॉल्व करके लिख लीजिए। अपॉन नीचे 2A आएगा, ये हमें पता है। तो 2A ये मुझे कैलकुलेशन करने में मजा नहीं आता है, वहाँ पे कुछ भी आए वो आपका कोई एक नंबर होगा, ये नंबर होगा जो भी क्या बोलते हैं, हाँ ये 30 लिखा है, 29 लिखा है, 32, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। तो अब आपके मन में आएगा कि प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले। अरे भाई जब ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के टर्म्स देखो, ये क्या है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, और हमें पता है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो कॉन्वर्जेंट होगा तो किसी पॉजिटिव टर्म पे कॉन्वर्जेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 है कोई सीक्वेंस 1 2 3 4 है, अगर वो कॉन्वर्जेंट है तो नेगेटिव नंबर पे कौन, अरे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ से जो है वो नंबर उठाना होगा जो पॉजिटिव होगा। तो आप देख लेना कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा। तो मुझे लग रहा है नंबर जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकी शकल सूरत देख के पता लग रहा है 1 प्लस रूट अपॉन 2 इस तरह का नंबर पॉजिटिव होगा। तो आप वो लिख लीजिए, क्योंकि शकल सूरत से पता चल रहा है कि इसको अंडर रूट में कोई बड़ा नंबर आने वाला है। तो माइनस के साथ लोगे तो वो नेगेटिव नंबर बदल जाएगा, इसलिए प्लस के साथ आपकी लेनी मजबूरी है। इसीलिए देख रहे हो क्वेश्चन में हर जगह प्लस लगा हुआ है। चले क्वेश्चन नंबर 8 मेरा फेवरेट है और इसको मैंने जम के हर तरीके से करवाया है, तो घबराने की बात नहीं है। चले ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं बताता हूँ, शुरू 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 कई तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है, बट मैं जनरलाइज तरीका यूज करने वाला हूँ। वो तरीका क्या है बता दे रहा हूँ। तो पेन बदल लें, मैं पेन बदल के लिख लूँ कोई अच्छा सा पेन। ये वाले इनका नंबर हो गया, चलो पिंक उठा ले रहे हैं, पिंक भी खुश हो जाएगा कि हमको जल्दी पकड़ता नहीं है, पकड़ लिए। चल क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन दिया है, ऐसी मॉड भी लगा दिया, और मॉड उड़ आ जाता है तो हमारा दिमाग खराब होने लगता है। क्या मॉड करवा रहा है, इतना दिमाग करवा रहा है। तो मुझे याद नहीं है कि लेक्चर के दौरान मैंने शायद इसको होमवर्क दे दिया था, मुझे जहाँ तक याद है कुछ हिंट दे के शायद होमवर्क दे दिया था। चलो मैंने बोला था कि जो चीज़ होमवर्क में छूट जाएगी वो ट्यूटोरियल में तो कवर हो ही जाएगी।
चले, तो ये है आपका मॉड। पूछा है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ओके चलो ठीक है। एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, ओके ठीक है। बोला है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश इज कंटिन्यूअस, ओके, मतलब डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी की बात कर रही है। एफ इज डिफरेंशियल बट एफ डैश इज डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल डाल सकता है कि कैसे। तो देखिए, जब मॉड आता है ना, तो यहाँ पे आप अपना नॉलेज अपने पास रख लिया करें, यहाँ झुंझुना उंझुना के चक्कर में नहीं पड़ा करें। मॉड वोड जो आता है तो वहाँ पे बड़ा ध्यान देना होता है। अगर ये मॉड की पावर में नहीं होता ना, तो मैं इसके लिए बड़ा अच्छा सा ट्रिक्स है, मतलब डायरेक्ट ट्रिक होता है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का हो तो हम डायरेक्टली कुछ चीज़ें बता सकते हैं, बट वो ट्रिक आपको लेक्चर में बताया जा चुका है, तो उसके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो सब लेंदी हो जाता है, उतना लेंदी सोल्यूशन बनाने का मजा नहीं है। तो देखें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वहां पर भी सजेस्ट किया, तो फंडामेंटल थ्योरम यूज करना होता है डेरिवेटिव का, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करूंगा डेरिवेटिव का। अच्छा, इसने बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, तो मैं इसको डिफरेंशिएबल एट जीरो ना करके मैं इसको जनरली डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर जनरली डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। अगर कहीं एक आध पॉइंट पे दिक्कत आ जाएगी तो उस पॉइंट पे हम बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। अगर हम मान लो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, तो अगर ये कहीं पॉइंट पर दिक्कत दे गया, अगर जीरो पे दिक्कत दे गया, तो हम बोल देंगे जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बाद में हम बात करेंगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी की बात है। तो इसको मैं जीरो पे पर्टिकुलर नहीं चेक करूंगा, क्योंकि जीरो पे चेक करना ईजी हो जाएगा। इसको मैं जनरलाइज चेक कर दूंगा। तो जनरलाइज चेक करने पे आपको दो फायदा हो जाएगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसका मॉड्यूलस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वो आप लिख लोगे। तो मेहनत देखो, इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस करना। जीरो पे तो चेक करना है बाएं हाथ का खेल है, वो उसमें तो टर्म्स बहुत कम हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो चलो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप आइए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो उसी में स्पीड का ऑप्शन भी रहता है, वो भी बढ़ा लीजिए, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, मुझे याद नहीं है कितना गियर तक इसमें स्पीड है, वो आप उसमें हिसाब से लगा लीजिए। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि कभी स्पीड में नहीं, आराम से प्यार से, क्योंकि मोहब्बत के साथ चलना है। स्पीड में रहेंगे तो हो सकता है एक आध बात बीच वाली छूट जाए, ठीक है। ये हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपका पहला काम ये होता है, लिमिट फिमिट है, सबसे पहला काम मॉड को हटाना है भाई। जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक मेरा दिमाग जो है नाचता रहेगा। तो मॉड हटाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी यूज करना है आप यूज कर लीजिए। आपकी मैथमेटिकल स्किल जितनी स्ट्रांग हो यूज करें, उसमें कोई लॉजिकली नहीं है। तो देखो, मॉड हटाने का तरीका क्या है, किसी तरीके से आपको अगर पता है कि अगर कोई नंबर में मॉड का इवन पावर आ जाए, जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बात, तो अगर मैं मॉड में इवन पावर किसी तरीके से यहाँ पर ला दूं दोनों टर्म में, तो मॉड हमारा गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक रेशनलाइजेशन वाला तरीका होता है, रेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं उसी तरीके का यहाँ पर भी काम करेंगे। वो क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो आपने कर दिया, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एच मॉड 3/2 माइनस मॉड ऑफ एक्स की पावर 3/2 अपॉन एच इंटू, अब इसका जो है प्लस, इसी में हम इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस ऊपर माइनस 3/2 प्लस मॉड ऑफ एक्स की पावर 3/2, और इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एच की पावर 3/2 प्लस मॉड ऑफ एक्स की पावर 3/2। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा एक्स प्लस एच का मॉड, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ एक्स की पावर ये 3 आ जाएगा। नीचे आपके पास बचेगा h इंटू
अच्छा मैं ये टर्म बार बार नहीं लिखूंगा ताकि हमारा समय बचे, तो ये आपका यहाँ पर बैठा हुआ है छुप के, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया विच इज इक्वल टू। देखें अभी भी आपका जो है मॉड इवन पावर में नहीं आया है, तो एक बार फिर से वही काम कर लीजिए, क्या पता इस बार बन जाए तो अगली बार बन जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस मॉड ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन, यहाँ पर h लिख दो और ये ब्रैकेट में जो है लटका दीजिए, इनटू फिर से वही रेशनलाइजेशन जैसा, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एच, अब ये छोटा सा लिखा गया लेकिन हम बोलते रहेंगे तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एच का क्यूब प्लस मॉड ऑफ एक्स का क्यूब इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखें फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस एच का पावर 6 माइनस मॉड ऑफ एक्स की पावर 6 अपॉन, और नीचे h, एक ब्रैकेट में ये दूसरे ब्रैकेट में ये, आप समझ रहे हैं कि पहले डब्बे में क्या है दूसरे डब्बे में क्या है, ठीक। अब यहां से देखो मॉड हट गया आपका, लिमिट h टेंस टू इन 0, अब ये हो जाएगा जो है x प्लस एच की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6। अब बोलिए कहीं कोई तकलीफ, h एक डब्बा यहाँ पर एक डब्बा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू लिमिट, अब जरा ओपन करना है ब्रैकेट, अब ये आपका क्वेश्चन जो है प्योरली लिमिट का क्वेश्चन बन गया, आपका जो है झंझट खत्म हो गया, ऊपर से जो मॉड हमें दर्द दे रहा था वो खत्म हो गया। अब चले शुरू करें, तो ये x की पावर जो है ये x, तो बाइनोमियल फॉर्मूला यूज करके ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से पहला टर्म मिल जाएगा क्या, x की पावर 6 प्लस एन सी नहीं 6c1 x की पावर 5 इंटू एच, ये h है यहाँ पर, प्लस 6c2 x की पावर 4 और ये हो जाएगा h। बाइनोमियल फार्मूला पता है ना, ये वाला फार्मूला यूज किया है हमने, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर n एंड डॉट 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 लास्ट में जाते जाते आपका क्या आ जाता है, एन सी n b की पावर n। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे डॉट 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 करके, लास्ट में आपके पास आ जाएगा b की पावर 6, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू जो है लास्ट में ये 1 होती है, बट जनरली ऐसा लिखते हैं तो हमने लिख दिया, तो ये एन सी 6 आता तो 1 हो गया, हमने ये लिख दिया, माइनस एक्स की पावर, अरे सॉरी ये एच है यार, बी कहाँ आ गया, एक्स की पावर 6 अपॉन ये जो एच है उसको ऐसे ही रखेंगे, एक डब्बा दो डब्बा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फायदा हो गया, जनरल डिफरेंशिएट कर दिया, तो x की पावर 6 x की पावर 6 हमने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर ध्यान से देखिए कि हर टर्म में h मौजूद है, इनको कैंसिल करने के बाद, और नीचे भी एक h है, तो इन दोनों h को कैंसिल करिए ऊपर से कॉमन लेके, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4, ये h स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो डरे नहीं, तो प्लस करते करते लास्ट में जो है h की पावर 5 बच जाएगी अपॉन, अब नीचे वाला h बेचारा गायब हो गया। अच्छा नीचे वाले अब टर्म को आपको रखना पड़ेगा, तो नीचे वाले टर्म्स क्या क्या थे आपके पास, एक था x प्लस एच की मॉड की पावर 3/2 आया था, प्लस मॉड ऑफ x की पावर 3/2, और इनको ब्रैकेट क्लोज, इनका ब्रैकेट लगा के क्या आएगा, एक अगला वाला कहाँ हमने लिखा, शायद ये वाला था, ये वाला था ना, हाँ, तो ये है मॉड ऑफ x प्लस एच की पावर क्यूब प्लस मॉड ऑफ x की पावर क्यूब। चलिए अब अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और ये सारे के सारे टर्म, ये एक्स एच स्क्वायर, ये h था यहाँ पर, क्योंकि h स्क्वायर है एक ही h बाहर गया, तो ये टर्म 0 और यहाँ तक टर्म 0, केवल और केवल ये बचा, 6c1 की वैल्यू होती है 6, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है, तो 6c1 की वैल्यू हो जाएगी 6 x की पावर 5 अपॉन, यहाँ पर जब आप 0 करोगे लिमिट लगा दोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x की पावर 3/2 प्लस मॉड ऑफ x की पावर 3/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मॉड ऑफ x क्यूब प्लस मॉड ऑफ x क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर।
तो इतने पर भी रुक सकते हो, या फिर आपको जो मर्जी है और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने तरीके से। तो इसके आंसर इतने पर भी छोड़ दिया जाता है, या कुछ लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहोगे तो ऊपर 6 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6x⁵, और नीचे क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 और यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x⁵ इंटू मॉड ऑफ x⁵, ये हो गया। तो ये और सिंप्लीफाई करके रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, x⁵ अपॉन ये मॉड मॉड है तो इनको ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ, इन दोनों को क्या कर दो कंबाइन कर दो, कंबाइन करके लिखो, या कुछ लोग जो है मॉड बीट खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो इतने पे ही, अगर आप जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ ताकि और अच्छा आंसर बन जाए। ठीक है, आप 3/2 चलो हम लिख देते हैं। ऊपर वाला x खत्म किया जा सकता है क्या? x खत्म हो जाएगा, तो आइए हम ऊपर वाला x अगर खत्म करने की कोशिश करें तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मॉड ऑफ x³ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा x⁵। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करोगे तो x⁵ मॉड ऑफ x जो कि इवन है तो सिंपली कनेक्ट हो जाएगा, तो x⁵ ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/x। अच्छा, इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ऊपर आपके पास बच जाएगा मॉड ऑफ, ये 3/2 को ऊपर 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2, 3 दूनी 6, 6 में से, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो इतने पर भी आप रुक सकते हो। फाइनल आंसर हो गया 3/2। अच्छा, कहीं आप देखोगे तो इसका आंसर अगर आप सॉफ्टवेयर से यूज करके सॉल्व करोगे या वोल्फ्राम वगैरह, तो हो सकता है वो दूसरे फॉर्म में आंसर दिया हो। मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, तो मैं इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकता हूँ। दूसरा फॉर्म मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। जैसे वो जनरलाइज, मैं देखो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करके इन जनरल रूल से जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कर रहा हूँ। अगर ये मॉड वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना, तो जो जनरल रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का वही यूज कर सकते हो। बट असली मजा ये है, असलियत ये है, लेकिन वो आपको अलाउ कर देता है कि अगर ये डिफरेंशियल, लेकिन वो पता कैसे चलेगा, जब आप करोगे तब पता लगेगा ना, यह हमें पता चल गया। तो अब इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाले रूल से, तो मैं वहां से बता रहा हूँ, एक रिजल्ट और आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, ये ऊपर 3/2 है तो 3/2 आ जाता है, इसकी पावर माइनस करके लिख देते हैं, तो ओके ओके, तो यहाँ से भी वो आ जाएगा। अब उसको लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हमने कर लिया एक्स, सॉरी ये कर लिया हमने। तो अगर मैं नीचे क्या कर दूं, मॉड ऑफ x² से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया, ये हो गया 3/2, क्या कर दिया जाए कि ठीक हो जाए, बाकी मतलब वो तो गया ही है, कुछ बचा नहीं है इसमें। मैं तो इतने पे ही कंक्लूजन करने के मूड में हूँ, बाकी भगवान जाने। 3/2 ये हो गया। अगर मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तो मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर x मॉड ऑफ x⁵ 3/2 हो जाएगा। मैं इसके हिसाब से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वो वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो आप सॉफ्टवेयर से देखोगे तो वही वाला रिजल्ट लिखा होगा जो अब आने वाला है। तो नीचे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इस x² को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ x²। अब इस मॉड को आप कंबाइन कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2, ऊपर x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 में से 3/2 को अगर माइनस करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x⁵ 1/2। तो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आएगा 3/2। अब इसकी पावर जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो ये क्या है 3/2 माइनस, हाँ ये क्या लिखा है, अरे 3/2 ही है ना, डायरेक्ट 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 3/2 माइनस 1/2, तो मॉड ऑफ x⁵ 1/2, और एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो चलो जो भी है, ये आंसर सही है। करके देखना जरा डायरेक्ट क्या आ रहा है, ये सब काच पाच करना मेरे को, मेरी तो एनालिसिस करने में मजा आता है। तो चले, ये आ गया आंसर।
तो यहाँ पर भी आंसर ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दोनों के दोनों सही है। अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो यस, ये देखो आपने एफ को डिफरेंशिएट किया और किसी भी पॉइंट पर जो है प्रॉब्लम नहीं हुई, लिमिट निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब एफ जो है आपका डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ये 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। तो एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश इज कंटिन्यूअस। अच्छा एफ डैश, तो ये आपने एफ डैश निकाल लिया, ये एफ डैश एक्स है ना, या यहाँ पर देख लो ये आपका एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश 0 पर तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हो रहा है भाई, देख लो 0 पर तो लिमिट ही इनकी नहीं एग्जिस्ट हो रही है। तो काय के लिए इनके ऊपर व्यर्थ करना, यहाँ पर देख लो 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रही है। तो भाई ठीक है, या तो आप चाहो तो मॉड को ब्रेक करके लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो, अलग अलग आ जाएगा या लिमिट। अब मॉड ये मत पूछना कैसे ब्रेक करके लिखना है, चलो ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट देख लो, तो एफ डैश इज डिफरेंशिएबल एंड एफ, अरे भाई तब ये लिमिट नहीं है, एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डैश इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। यस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो ये ऑप्शन शायद टिक हो जाएगा, हाँ ये टिक हो जाएगा। एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो देखो मेरा इंटरेस्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में तो हमने बहुत से रिजल्ट लिखवाए हैं, एकदम शॉर्ट में लिखवाया है और आपको तो मास्टर बना दिया था। आप क्वेश्चन देखते ही जो है समझ जाते थे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मेरा सबसे फेवरेट था कि आप उसके ग्राफिकल नेचर को देखें। तो ग्राफिकल नेचर में क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, और अगर कोई भी फंक्शन गिवन डोमेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर ये देखना है ये क्या है ये। तो इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो मॉड भी जो है हमेशा पॉजिटिव के लिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। मैं इसका एक हिस्सा ले रहा हूँ, आर पर तो बात ही छोड़िए, मैं इसका एक हिस्सा ले रहा हूँ। तो जब उसके सबसेट में वो नॉट यूसी है तो उससे बड़े सेट में तो नॉट यूसी हो ही जाएगा। तो मैं इसका सबसेट ले रहा हूँ, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब मैं 0 टू इन्फिनिटी पे चेक कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ का देखो ये एक्स की पावर n वाला ग्राफ है, एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता है ये पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब ये इस तरीके का ग्राफ, क्योंकि इसका पावर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल टाइप का बढ़ता जाएगा। ऐसा एक्सपोनेंशियल नहीं है बट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर एक ही जैसे, सॉरी एक्स क्यूब बोल रहा हूँ। पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव के लिए उसकी सारी की सारी ग्राफ का नेचर एक जैसा होगा, मतलब वो इसी तरीके। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, कब, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी। तो क्लियर कट हो गया, ये क्या हो जाएगा नॉट यूसी, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, हमके बताया ग्राफिकली। तो नॉट यूसी अगर वो 0 टू इन्फिनिटी पे है तो पूरे आर पर भी क्या हो जाएगा नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये बोला यूसी है तो गलत हो गया ये ऑप्शन, कितने प्यार से। अब आइए अगला, अगला ये आपको मैं थोड़ी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 6 एलिमेंट क्या होता है। अगर कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 को सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा, वो मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। MN be a set of n cross n matrices with real entries, okay, real entries, okay, which of the following statement are true? Any matrix A belongs to MNR has a real eigenvalue। तो देखें हम काउंटर वाउंटर खोजने के चक्कर में आप मत पड़िए, काउंटर जो है आपको टाइम लगवाएगा, काउंटर भी मैं देने की क्षमता रखता हूँ, बट मेरा तो काउंटर में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कॉन्सेप्ट से जाइए, कॉन्सेप्ट तो आपको 100% आंसर तुरंत देता है। तो काउंटर के लिए हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं कि आप काउंटर अपना खोजते रहिए, काउंटर आपको बहुत जगह मिल जाएगा, थोड़ा उसमें मेहनत करिए। मैं देखिए कॉन्सेप्चुअली इसको क्वेश्चन कितना इजी बना देंगे। आप बताइए कि अगर कोई मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी वो पॉलिनोमियल क्या होगी, पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी ऑफ डिग्री 4। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है m तो यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी
डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। एग्जैक्टली जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 5 होगी अगर मैट्रिसेस जो है आपका 5x5 का है। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या निकलेगी, डिग्री ऑफ Cx मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यू जो निकलता है वो कहाँ से निकाला जाता है, देखिए R ओवर R है तो रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, ये रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, ये रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। तो अब रियल पॉलिनोमियल होता है तो आप हमें बताइए कि अगर उसके पास उसकी डिग्री 4 है तो इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, चारों रूट जो है 4 रूट होंगे, मतलब 4 आइगन वैल्यू होंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वही आइगन वैल्यू होता है। तो इसके रूट बोलूं या आइगन वैल्यू बोलूं, तो 4 रूट क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या इसके 3 रूट रियल और 1 रूट नॉट रियल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन रियल रूट जो है हमेशा पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आते हैं, तो नॉट रियल रूट तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज क्या हो सकता है, 2 रियल रूट और 2 नॉन रियल आ सकता है। और तीसरा क्या आ सकता है, 2 नॉन रियल आने का मतलब है कि एक 1 पेयर आ सकता है, या तो आपके पास चारों के चारों क्या आ सकते हैं, नॉन रियल, ये आ सकता है। तो मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि इसके पास सारे के सारे रियल रूट हो। क्यों, क्योंकि ये वाला जो रूट है यहाँ पर मतलब 2 पेयर आएंगे नॉन रियल रूट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, तो ये वाला केस क्या है, ये वाला केस ये भी पॉसिबिलिटी दे रहा है कि एक भी रूट रियल नहीं होगा, प्योरली रियल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है गलत होने का फुल चांस है, काउंटर आप खोजते रहिए। अब आइए, अगर डिग्री 5 का है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इस बात की गारंटी है कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो पांचों रूट रियल हो, 5 रियल रूट हो जाए, या तो क्या हो जाए 3 रियल रूट हो और 2 नॉन रियल हो, मतलब एक पेयर जो ऐसा है 2 नॉन रियल रूट हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 रियल हो सकता है और 4 नॉन रियल हो सकते हैं। नॉन रियल का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट आपका मौजूद रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट मौजूद है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि पांचों के पांचों जो है नॉन रियल हो जाए, क्यों, क्योंकि वो पेयर में आते हैं, तो पेयर में आएंगे तो इवन ही आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो एक रियल रूट हर केस में, यहाँ पे 3 रियल रूट, इस केस में 5 रियल रूट, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, यहाँ पर 2 रियल रूट आ सकता है या 2 नॉन रियल रूट आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इतने प्यार से क्वेश्चन हो गया भाई, कोई डर की बात। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्लियर कट पहला ऑप्शन तो देखते ही पता चल जाएगा, ये सीरीज के बारे में बोल रहा है कि सीरीज कॉन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली। तो मुझे तो एकदम, ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है और दुनिया का हर लोग कर सकता है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज से, तो अल्टरनेटिंग टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग टेस्ट ऑफ सीरीज ऐसा भी बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपका कोई सीरीज इस तरह का है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और क्या लिखा है -1 की पावर n an टाइप का है, ये आपका nn जानते हो क्या होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज मतलब एक एक टर्म इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, सॉरी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होना चाहिए। और दूसरा, ये कॉन्वर्जेंट टू अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कॉन्वर्जेंट टू जीरो हो जाए, तब उस केस में क्या बोला गया है, तब ये टेस्ट बोला गया है, देन आपका ये सीरीज, तो इस केस में ये पूरा का पूरा सीरीज जो है कॉन्वर्जेंट हो जाता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज, अच्छा यहाँ पे -1 की पावर n+1 कर दिया, तो आप n+1 का, अरे ये सब टाइम पास कीजिए, हमसे करवा रहा है, चलो हमने n+1 जैसा किया, तो ये सीरीज क्या हो गया। तो यहाँ पर an देख रहे हो, an आपके पास क्या है 1/√n, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस भी है
1/n है, और कॉन्वर्जेंट टू 0 भी है। तो अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज से -1 की पावर n इंटू an, ये क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट हो गया। अब बोल रहा है एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट, तो एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट क्या हो, जब आपका मॉडुलस भी, मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग भी सीरीज क्या हो, कॉन्वर्जेंट हो जाए। मतलब आपसे ये पूछ रहा है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन रूट n का मॉड, अगर ये भी कॉन्वर्जेंट हो जाए तो उसको हम बोल देंगे मॉडुलस। अगर कोई एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है सीरीज, तो वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होती है, बट कॉन्वर्स टू नहीं है कि अगर सीरीज कॉन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं कि एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, सीरीज तो कॉन्वर्जेंट है बट ये एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड लगाएंगे तो ये 1/√n बच जाएगा। और पावर टेस्ट सीरीज से ये क्या है, इज इक्वल टू 1/n की पावर 1/2। तो पी टेस्ट से बाई पी टेस्ट, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/2 विच इज लेस देन। हमें पी टेस्ट क्या करता है, अगर कोई सीरीज ऐसा है 1/n की पावर p, तो ये कॉन्वर्जेंट कब होता है, जब इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे 1/2 है जो कि 1 से छोटा है, तो क्लियरली ये सीरीज क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्वर्जेंट। और नॉट कॉन्वर्जेंट का मतलब हमने कितना बढ़िया समझाया था, नॉट कॉन्वर्जेंट है। नॉट कॉन्वर्जेंट का मतलब ये नहीं होता कि डाइवर्जेंट बोल दो, लेकिन हमने एक चीज बताया था, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज नॉट कन्वर्जेंट होता है तब वो डाइवर्जेंट बोला जाता है। कितना बढ़िया हमने डिफरेंशिएट करके लिखवाया था। तो ये डाइवर्जेंट बोला जाएगा, ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस नहीं होता या पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं होता, तो नॉट कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है कि वो इंप्लाई कर दे डाइवर्जेंट। और यहाँ पर डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी आएगा, ये भी बात की श्योरिटी है, समझ रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ पार्शियल सम जो है फाइनाइट नहीं आता, वो सब डिटेल वाली बात है, वो सब छोड़े। हाँ, ये क्या, अरे सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, अरे क्या पूछ दिया है, जीरो आंसर कहीं दिया है क्या? हाँ जीरो है, जीरो टिक कर लीजिए। कैसे भाई? बाई वेटास फार्मूला। वेटास फार्मूला क्या है, आपको इन जनरल कई बार हम हर जगह डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास अगर n डिग्री की कोई पॉलिनोमियल हो, ऐसे an(x) की पावर an-1 x की पावर n-1 an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 लास्ट में हो जाएगा a1x प्लस a0, ये कांस्टेंट टर्म, प्रोवाइडेड दैट कि an इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि an जो है अगर 0 हो जाएगा तो ये n डिग्री की पॉलिनोमियल बोली ही नहीं जाएगी। तो वाइटास फार्मूला ने क्या बोला, रूट के सम, रूट के प्रोडक्ट में रिलेशन निकाला है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है -an-1 अपॉन an। चलिए, तो an-1 क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसके बाद वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, जरा बोलिए, x की पावर 5, उसके बाद वाला टर्म ही गायब है, x की पावर 4 वाला। मतलब अगला टर्म जो है 0x की पावर 4 है, अगला टर्म क्या है, 0x की पावर 3 है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये अगला वाला कोएफिशिएंट 0 है, दैट इज 0/1। an की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 0, आंसर इज 0। एकदम टाइम पास क्वेश्चन था ये तो। अरे ये कौन सा टिक हो गया, ये ओ ये 0, ये वाले में 0 कहाँ, अच्छा वो कितना बढ़िया, इसमें भी 0 आंसर आ रहा है, क्या बात है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो, अब ये क्वेश्चन मेरे से मत बुलवाइए, ये क्वेश्चन आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। हमेशा बिना आप इसके पढ़े तो यहाँ तक आए ही नहीं होंगे। क्या है, आपसे ये पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x एग्जिस्ट, ठीक है। एंड x साइन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1/x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन पूछा जाता है x साइन x 1/x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0।
फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x एग्जिस्ट। ये सब क्वेश्चन आपका IIT JEE में एकदम परफेक्ट 11-12 स्टैंडर्ड वाले लड़के को दो जो थोड़ा सा IIT JEE का तैयारी कर रहा होगा वो। एक्स स्क्वायर 1/x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर साइन 1/x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, और सबको ये रट के आता है, याद है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एग्जिस्ट, ये ट्रू है, ये एग्जिस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। हाँ ये अरे ये फॉल्स है। ओहो देखो जोश जोश में हम भी होश खो गए। ये ट्रू है, ये कंटिन्यूअस है, ये फॉल्स है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों ट्रू हो जाएंगे, ये भी ट्रू हो जाता है और एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज डिफरेंशिएबल। यस, तो यहाँ पर बेसिकली हम आपसे बोलेंगे कि ये सैंडविच थ्योरम यूज किया गया है। सैंडविच थ्योरम कैसे, या आप सैंडविच थ्योरम का एक दूसरा फॉर्म होता है, वो क्या होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन क्या है वो बाउंडेड हो जाए, तो ये फंक्शन आपका बाउंडेड है और उसके प्रोडक्ट में अगर कोई फंक्शन की लिमिट जो है x टेंस टू 0 पे 0 आ जाए तो पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ पर चला जाता है? 0 पे। तो यहाँ पर यस वही है, ये जो हमने बोला ना हिंदी में, वो एक्चुअल में सैंडविच थ्योरम का जो है एक अलग फॉर्म होता है। क्या एक फंक्शन अगर बाउंडेड हो तो इन जनरल क्या लिखा जाता है? अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, एक फंक्शन उसमें से बाउंडेड हो और इसके बारे में बोला गया है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 fx अगर आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो जानते हैं क्या होता है, इम्प्लाइज दैट। ये सैंडविच थ्योरम का एक अलग फॉर्म है। अब क्यों है अब ये मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये चीजें सब डिस्कस कर दी गई है डिटेल में। fx 0 इक्वल टू 0, तो यस ये वाला सारा का सारा कंडीशन ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन जो है बाउंडेड, साइन 1/x हमेशा बाउंडेड होता है -1 से 1। हाँ ये अलग बात है कि साइन 1/x 0 पे फ्लक्चुएट करता है, अनबाउंडेड नहीं होता, वो इतना तेज फ्लक्चुएट करता है कि पूछिए मत। तो ये फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन का ये मतलब थोड़ी है कि अनबाउंडेड बोल देंगे, बाउंडेड है -1। और दूसरा फंक्शन जो है उसकी लिमिट x टेंस टू 0 पे 0 है, तो टोटल उनके प्रोडक्ट का लिमिट जो है 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आंसर हो गया। वाह, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव बोल रहा है, सिंपल, ये तो मुझे लग रहा है सब लोग कर लेंगे। एक फंक्शन दिया है और क्या बोला गया है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इसमें बोल दिया, इज अनबाउंडेड। सॉल्व भी करना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते क्या हम? सॉल्व तो मतलब इजी दिख रहा है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। डायरेक्ट आंसर अगर बोलना चाहे तो हाँ चीटिंग मेथड भी कर सकते हैं। जैसे हिंट देखो मुझे मिल गया, ये बोल रहा है कि अगर y ऑफ 0 एक इसका सोल्यूशन है, अगर मैं ये ले लूँ y ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि LHS इज इक्वल टू क्या है जरा आप बताइए, dy/dx, और y इज इक्वल टू आपने 0 फंक्शन ले लिया है तो यस LHS इज इक्वल टू 0, और y ऑफ आपने 0 रखा है विच इज इक्वल टू RHS, तो यस ये क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू 0 इज सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन होगा जिसको ट्रिवियल बोल सकते हैं, हमने सॉल्व नहीं किया है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी इसके पास हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि yx उसको 0 सेटिस्फाई कर गया और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है ये आंसर लेने पर। तो यस yx इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक ही सोल्यूशन होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी हो सकता है, बट एक सोल्यूशन हमें मिल गया। तो अगर हम मान ले तो ये इसका काउंटर हो गया a का पॉजिटिव। अब 0 है उसको पॉजिटिव हम हमेशा थोड़ी बोल सकते हैं, 0 को क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिव बोला जाता है, और 0 को क्या बोला जाता है, नॉन पॉजिटिव बोला जा सकता है। पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हैं नेगेटिव, सब लोग बोल देते हैं कि 0 इज पॉजिटिव आल्सो। एक्चुअल में ओरिजिनल वर्ड क्या है 0। अगर हम आपसे पूछे कि सेट ऑफ, देखे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप क्या लिखते हो, 0 टू इन्फिनिटी लिखते हो, 0 को इंक्लूड नहीं। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं क्या, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, देखो मैं प्रॉपर वर्डिंग आपको बता रहा हूं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट जो होता है वो आप ये लिखते हो, 0 टू इन्फिनिटी लिखते हो। अब 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो कुछ लोग कभी कभी फ्लो में ये बोलते हैं कि 0 इज पॉजिटिव नंबर, 0 इज नहीं, 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, 0 इज नॉन पॉजिटिव नंबर,
ऐसा ओरिजिनल वर्ड है ये, क्योंकि अगर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ना, उसमें जीरो थोड़ी आता है, उसमें जीरो को एक्सक्लूड किया जाता है। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर बोला जाता है तो भी जीरो नहीं आता। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला जाए तो उसमें जीरो से स्टार्ट होगा। सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर बोला जाए तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक बोला जाता है। तो ये नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन। तो डी, ये तो चीटिंग मेथड हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो सॉल्व करना तो आई थिंक इजी है। सेपरेबल वेरिएबल यहाँ पर तुरंत मुझे दिख रहा है। इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है। तुरंत सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई धनाधन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेबल वेरिएबल को इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या हो गया आपको, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट को मैं क्या ले लूँ, लॉग सी, क्योंकि आप सी ले लो या लॉग सी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग में रहता है तो नॉर्मली लोग कांस्टेंट क्या लेते हैं, लॉग में ही लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू एक्स। ये लॉग को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई अपॉन सी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे तो वाई अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया c e की पावर x। तो ये आ गया। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम निकाल सकते हैं। आपके पास एक कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 से आपको क्या मिल जाएगा, पुट करिए। तो यहाँ पे पुट करोगे तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 c e की पावर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका आंसर, अच्छा यही सोल्यूशन, इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन ही है, y x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन सारे के सारे गलत। अब आते हैं लेट जी बी ए सेट ऑफ ऑल, ये भी ऑप्शन, लेट जी बी ए सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, क्या लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। और क्या है, विथ रियल एंट्रीज, मतलब जी कैसा सेट है उसको लिख लूँ। ये क्या अंग्रेजी लिख दिया है, हालांकि दिमाग में घुस नहीं रहा है क्या लिखा है। चलो, G इज सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स, ओके। पहले तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम ये बिलोंग कर देते हैं, A बिलोंग्स टू M2। अच्छा, कोई फील्ड नहीं दिया है ना, रियल है कि, तो आपका जनरल फील्ड आ जाता है जी। जब कोई फील्ड नहीं डिफाइन होता तो जनरल फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा फील्ड यूज किया जाता है। सच दैट, बोला है कि वो सिमेट्रिक भी है इन्वर्टिबल भी है, तो सिमेट्रिक है सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और इन्वर्टिबल भी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल दिया है तो इस स्टेट को मैं बहुत अच्छे से और तरीके से M2C के बिलोंग्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A बिलोंग्स टू GL2C सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ये G हमारा सेट है। तो G ये जनरल लीनियर ग्रुप है, तो जनरल लीनियर ग्रुप इज सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आपने यहाँ पर दिया है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो हमने ए को क्या कर दिया, और अच्छा सेट बना के लिख दिया इस जी को, कि पहले ये नॉन ए बिलोंग्स टू GL2C का मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्योंकि जनरल लीनियर ग्रुप में क्या होता है, जनरल लीनियर सेट में क्या होता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसमें आपका ट्रांसपोज सिमेट्रिक भी ऐड डाल दिया। तो ये बढ़िया सा लिखा गया, बहुत बढ़िया लिखा गया, हम तो खुश हो गए इस बात से। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। बोल रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या ये इनफाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, नॉट ए ग्रुप हो। तो सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप है। अब ग्रुप है तो इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा वो अलग बात है, एबिलियन होगा वो अलग बात। पहले तो ग्रुप चेक कर लीजिए, तो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, एक एक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स यहाँ से उठाएं जो सिमेट्रिक भी हो इन्वर्टिबल भी हो, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। ओहो, यहाँ पर तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इन्वर्टिबल तो हो जाएगा, अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट ले ले तो इन्वर्टिबल हो जाता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो तो हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में गारंटी नहीं है। तो आइए हम दो एलिमेंट कैसे,
काउंटर के चक्कर में मत पड़िए। काउंटर क्या थियरी आपका श्योर कर, काउंटर में तो आपका टाइम जाता है। तो देखें हम ए और बी को कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। तो ए और बी अगर जी से है तो ये दोनों के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। देयरफॉर ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब देखो, अरे देखो दिमाग उड़ गया। तो अब हमें ये प्रूव चेक करना है कि क्या ए इंटू बी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं। नाउ ए बी का ट्रांसपोज ये क्या आ जाए, अगर ए बी आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो रिवर्सल लॉ मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज क्या है, बी है तो आप बी लिख दीजिए। ए ट्रांसपोज क्या है, तो हमें तो ये प्रूव करना था कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बी ए। अब बी ए तो हमेशा इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव तो नहीं होता। तो इस बात की गारंटी खत्म हो गई। आप गारंटी ही नहीं दे पाए कि उनके प्रोडक्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक ही हो। क्यों, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू ए बी। वो बी ए की गारंटी दे रहा है, ए बी नहीं है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन डाली जाती तब जाके वो ए बी बन सकता था, लेकिन नहीं, इन जनरल ये ट्रू नहीं है। अब काउंटर खोजना आपका काम है। दो एलिमेंट ऐसा लाइए जिनका जो सिमेट्रिक हो बट प्रोडक्ट उनका सिमेट्रिक ना हो। तो वो सब चिंदी बात है, वो सब आप करें, हम क्योंकि उसमें इंटरनेट थियरी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये ग्रुप ही नहीं है तो फाइनाइट इनफाइनाइट हमसे फ्री में बता उल्लू बनाने के लिए दिया है। तो जब ग्रुप नहीं है तो काहे के लिए हम फाइनाइट और इनफाइनाइट बोले, हम मूर्ख हैं क्या। तो पहले ऑप्शन को ऑब्जर्व करना सीखें कि कौन सा ऑप्शन पहले हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। नहीं तो लगे इनफाइनाइट ग्रुप पहले, उसी में ए में परेशान है, बी सी। अरे नॉट ग्रुप तो पहले चेक कर लो, नहीं तो इनफाइनाइट ग्रुप मार दिए टिक, गलत हो गया। हाँ हो चलो।